मैं विवेक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, एमएलटी कॉलेज सहरसा की ओर से आज के इस परिचर्चा में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हमारी यह परिचर्चा विशेष रूप से यूजीसी द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा के ऊपर केंद्रित रहेगी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भारत राज्य क्षेत्र स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के संबंध में नियामक संस्था के रूप में काम करता है, नीति निर्देश बनाता है। इसी संस्था के अंतर्गत कॉलेज शिक्षक के रूप में योग्य उम्मीदवार के तलाश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली एक परीक्षा होती है जिसमें सफल उम्मीदवार भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी कॉलेज शिक्षक की बहाली में इंटरव्यू देने के पात्र होते हैं। पहले यूजीसी स्वयं ही यह परीक्षा को संचालित करती थी, लेकिन बाद में यह परीक्षा केवल परीक्षा लेने का भार सीबीएसई को दे दिया गया था। वर्तमान समय में यह परीक्षा लेने का भार एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही यूजीसी द्वारा बनाए गए सिलेबस के आधार पर, उसी के द्वारा बनाए गए नीति निर्देश के आधार पर परीक्षा संचालित करती है और परीक्षा का रिजल्ट यूजीसी को सौंपती है और उसके आधार पर यूजीसी सफल उम्मीदवारों की घोषणा करती है। यह परीक्षा साल में 2 बार, जून और दिसंबर 2 बार आयोजित की जाती है। जून के तीसरे हफ्ते और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इस साल जून 2020 में कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 संकट के कारण यह परीक्षा आयोजित करने में देर हो रही है। जून 2020 में होने वाली परीक्षाओं के बारे में आज तक कोई नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। 30 जून तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। महामारी के बाद स्थिति सामान्य होने पर इसके परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। इस अप्रत्याशित स्थिति को छोड़कर इसका परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित हो रहती है, जो जून और दिसंबर 2 महीने लगातार हर साल इसी क्रम में चलती है। स्नातकोत्तर पास करने वाले छात्र सामान्य वर्ग के 55% जिनको अंक आया हो 55% या 55% से ऊपर, सामान्य वर्ग श्रेणी के ऐसे छात्र इसके योग्य होते हैं। आरक्षण श्रेणियों के अनुसार अंकों में छूट दी गई है जो 50% तक होती है। जैसे SC/ST छात्रों के लिए 50% अंकों के साथ MA करना अनिवार्य होता है। MA की डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ प्राप्त की गई हो। तो MA करने के बाद हम नेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एस्पायरिंग कैंडिडेट भी नेट का एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। शर्त यही है कि नेट के रिज़ल्ट आने से पहले उसके पीजी का फाइनल रिज़ल्ट पब्लिश हो जाए। मतलब हमारा नेट का फाइनल रिज़ल्ट आने से पहले हमारे हाथ में स्नातकोत्तर का अंक पत्र डिग्री आ जाए कि हमने 55% नंबर से पास कर लिया है या 55% से ज़्यादा नंबरों से पीजी की परीक्षा पास कर ली है। आरक्षित कोटि में उसी अनुसार छूट मिलती है अंकों से, जो 50% तक मिनिमम 50% होती है। पहले ये एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न समय समय पर बदलता रहा है। समय के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाता रहा है। सिलेबस में, परीक्षा लेने के ढंग में, प्रश्न पत्र में, प्रश्नों की संरचना में समय समय पर बदलाव लाया जाता रहा है ताकि पाठ्यक्रम लचीला बना रहे और समय के साथ
योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सके। यह परीक्षा पहले 3 पेपर में होती थी। प्रथम पेपर जो मल्टीपल चॉइस का सभी के लिए सामान्य था, दूसरा पेपर जो विषय से आधारित होता था और विषय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे, और तीसरा पेपर जो विषय से संबंधित होता था जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। बाद में इसमें बदलाव लाया गया और वर्तमान में यह 2 पेपर में संचालित होता है। प्रथम प्रश्न पत्र जो सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रहता है, चाहे वह किसी भी विषय से नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, पहला पेपर उन सभी के लिए बराबर रहेगा। अंकों की संख्या, प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्न संख्या, प्रश्न सभी कुछ एक जैसे रहते हैं। दूसरा पेपर जो विषय आधारित होता है, आप जिस विषय से नेट की परीक्षा देना चाहते हैं, जो आपका स्नातकोत्तर का विषय रहा है, उस विषय से यह परीक्षा आपको देनी है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होता है और वर्तमान में यह परीक्षा ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन का मतलब है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर यह परीक्षा देनी होती है। आपको केवल परीक्षा केंद्र मतलब शहर चुनना रहता है और उस शहर में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जहां आपका रोल नंबर के अनुसार सेंटर पड़ता है, वहां आप कंप्यूटर सेंटर पर जाते हैं और स्क्रीन के सामने बैठकर यह परीक्षा देते हैं। यह पूरी परीक्षा 3 घंटे की होती है, जो 2 शिफ्टों में होती है, 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30। तो आपका जिस शिफ्ट में रोल नंबर के अनुसार क्रम आता है, उस शिफ्ट में आप जाकर इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। निर्धारित जगह पर आप पहुँचकर इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दोनों पेपर की परीक्षा मतलब ये प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरी प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्न पत्र एक ही पाली में देने होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रथम प्रश्न पत्र देने के बाद फिर गैप होगा और फिर दूसरा प्रश्न पत्र देना होगा, बल्कि पहला प्रश्न पत्र 1 घंटे का जो होता है वो पहले स्क्रीन पर आता है। 1 घंटे के बाद वह प्रश्न पत्र हट जाता है और दूसरा प्रश्न पत्र सामने आ जाता है। बीच में कोई गैप नहीं रहता, मतलब बाहर निकलने की छूट नहीं रहती है। आप उस बीच में एग्ज़ाम को अपने पूरे एग्ज़ाम को संपन्न करते हैं। यह परीक्षा कई दिनों तक, चूँकि कंप्यूटर सेंटर की संख्या कम रहती है, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा, इसलिए यह परीक्षा कई दिनों तक चलती है। कई दिनों तक दोनों शिफ्ट में चलती है। उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार यह निर्धारित होता है। आपका जिस शिफ्ट में, जिस समय, जिस स्थान पर आपका क्रम आता है, आपको सूचित कर दिया जाता है, एडमिट कार्ड भेज दिया जाता है और आप वहां जाकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब आता है अंकों का वितरण। अंकों का वितरण का मतलब है कि कुल यह परीक्षा कितने अंकों की होती है। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है। 150 सवाल होते हैं। प्रश्न पत्र प्रथम में 50 सवाल होते हैं और प्रश्न पत्र द्वितीय में 100 सवाल होते हैं। पहले प्रश्न पत्र जिसमें 50 सवाल होते हैं उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और दूसरा प्रश्न पत्र जो आपके विषय से संबंधित होता है उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। पहला प्रश्न पत्र जो 50 सवालों का होता है वो 100 अंकों का होता है और दूसरा प्रश्न पत्र 100 अंकों का 100 सवालों का 200 अंकों के साथ आता है। मतलब कि एक प्रश्न के पीछे 2 अंक दिए जाते हैं। 50 प्रश्न के 100 अंक और 100 प्रश्न के 200 अंक, कुल मिलाकर 300 अंकों का यह एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई नकारात्मक अंक की व्यवस्था नहीं है, मतलब गलत बनाने पर, गलत उत्तर देने पर अंक काटने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका अगर उत्तर गलत भी होता है तो आपको नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। लेकिन आवश्यक है कि दोनों पत्रों में, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अलग अलग कम से कम 40% नंबर लाना अनिवार्य है। कहने का अर्थ है कि अगर प्रथम प्रश्न पत्र में 40% जोड़ा जाए तो 20 सवाल और द्वितीय प्रश्न पत्र में 40% जोड़ा जाए तो 40 सवाल। इसका सही होना आवश्यक है, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे। मतलब कि आपको परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% नंबर लाना आवश्यक है।
पास करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ क्वालिफाई करने के लिए, मतलब आपकी कॉपी पर तभी विचार किया जाएगा जब आपको दोनों पेपर में अलग अलग 40% नंबर आ रहा हो। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, आपको कितना नंबर आता है उसके आधार पर सूची तैयार की जाती है। हर विषय वार अलग अलग सूची बनाई जाती है और तकरीबन 6% औसतन जो पिछला कट ऑफ यूजीसी ने जारी किया है उन सारी चीज़ों के आधार पर लगभग 6% परीक्षार्थी पास करते हैं। इस 6% में भी जो लोग ऊपर मेरिट में स्थान पाते हैं, जो जीआरएफ के लिए जो संख्या निर्धारित की जाती है उसमें जो लोग आते हैं, जो मेरिट में ऊपर स्थान पाते हैं, उन्हें जीआरएफ दिया जाता है। तो जीआरएफ और नेट दोनों मिलाकर लगभग 6% रिजल्ट होता है। जीआरएफ का निर्धारण जीआरएफ चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और कुल नेट में उस विषय में में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात निकालकर जीआरएफ का कोटा निर्धारित किया जाता है। यह हर विषय के लिए अलग अलग होगा और नेट और जीआरएफ के लिए उम्र सीमा में अंतर है। जीआरएफ पाने के लिए ऊपरी उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है, नेट के लिए ऊपरी उम्र सीमा नहीं है। जीआरएफ के लिए ऊपरी उम्र सीमा जो 30 वर्ष रखी गई है यह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, महिला या ट्रांसजेंडर आदि के लिए 5 वर्षों की छूट दी गई है। तो यह उम्र सीमा में 5 वर्षों का छूट जो लोग रिजर्वेशन क्लास में आते हैं उनको मिलता है। जनरल सामान्य वर्ग के लिए यह उम्र सीमा 30 वर्ष की रखी गई है। अगर किसी की आयु 30 से ज़्यादा हो रही हो और वह जीआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाना चाहता हो तो वह इसका उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि उम्र सीमा 30 को वह पार कर चुका है। 30 साल की उम्र तक के ही लोग जीआरएफ पाने का दावा कर सकते हैं या जीआरएफ पाने के ऑप्शन को भर सकते हैं। अगर उनका स्थान मेरिट लिस्ट में आता है, ऊपर आता है, तो उन्हें जीआरएफ दिया जाएगा। जीआरएफ दिया जाता है पीएचडी करने के लिए, शोध कार्य करने के लिए आपको जीआरएफ प्रदान किया जाता है। छात्रवृत्ति के रूप में निश्चित रकम दी जाती है ताकि आप निश्चिंत होकर अपनी छात्रवृत्ति को पूरा करें, अपने अनुसंधान कार्य को छात्रवृत्ति की सहायता से पूरा कर सकें, आर्थिक संकट आपको नहीं हो। और अगर आप अनुसंधान कार्य नहीं करते हैं, आपको जीआरएफ मिल गया और आप पीएचडी इनरोलमेंट नहीं होते हैं, तो 3 साल के अंदर यह जीआरएफ समाप्त हो जाएगा, इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। 3 साल तक ही जीआरएफ की वैधता होती है। इस 3 साल के अंदर में आपको अपने लिए पीएचडी का कार्य शुरू कर देना होता है। फिर जैसे जैसे आप अपने काम का रिपोर्ट भेजते हैं वैसे वैसे आपको स्कॉलरशिप की राशि उपलब्ध कराई जाती है। केवल इनरोलमेंट करा लेने से हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल जाएगा, बल्कि समय समय पर अपने स्कॉलरशिप पाने के लिए समय समय पर अपने कार्यों को दिखाना पड़ेगा। यूजीसी में उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी और उसी के आधार पर जीआरएफ की राशि आपको मिलती जाएगी। तो ये परीक्षा का एक तरीका है, परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा में कितने कितने अंकों के प्रश्न आते हैं और जीआरएफ और नेट में क्या अंतर है, छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, इन सभी विषयों पर चर्चा की है। अब जो एक महत्वपूर्ण बात छात्रों से बात करके छात्र छात्राओं के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया जाता रहा है कि यूजीसी ने अपने नए नियम में नेट की परीक्षा को अनिवार्य से हटाकर पीएचडी को अनिवार्य कर दिया। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कॉलेज शिक्षक बनना होगा तो पहले तक यह व्यवस्था थी कि उसे नेट निश्चित रूप से पास करना होता था और उसके बाद वो इंटरव्यू देने का पात्र होता था। नौकरी हो जाने के बाद वह व्यक्ति अगर पीएचडी नहीं किया हुआ हो तो उसकी वेतन वृद्धि रोकी जाती थी और उसे पीएचडी करने के बाद उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता था, नौकरी में पदोन्नति दी जाती थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना पीएचडी के ही कॉलेज शिक्षक बन गया हो तो उसे वेतन आर्थिक नुकसान के अलावा और कोई घाटा नहीं था। नौकरी में रहते हुए भी वह पीएचडी कर सकता था। पीएचडी पहले से करना उसके लिए कोई बाध्यता नहीं रहती थी।
तो बहुत सारे छात्र छात्राओं का था पहले तक की स्थिति में कि पहले नेट कर लेना है, अगर नौकरी हो जाएगी तो पीएचडी करेंगे या बाद में पीएचडी करेंगे, या जीआरएफ मिलेगा तो पीएचडी करेंगे। लेकिन वर्तमान में यूजीसी ने इसे हटा दिया है। वर्तमान में नियम यह है कि जो उम्मीदवार पीएचडी की डिग्री लिए हुए होंगे, जो उम्मीदवार पीएचडी पास कर लिए होंगे, वही उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं, कॉलेज शिक्षक बनने के योग्य हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत लोगों के मन में संशय यह है कि अब पीएचडी के अलावा पहले पीएचडी फिर नेट, तो नेट का करने का कोई मतलब नहीं है। नेट अगर नहीं भी करेंगे तो पीएचडी के आधार पर हम इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। नेट के आधार पर हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, जबकि पीएचडी करने के बाद अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका हमारे सेवा का भी लाभ हमें मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नेट की डिग्री का महत्व पहले से अब और ज़्यादा बढ़ गया। नया अंक कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इसका आप लोग जब परफॉर्मा देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेट पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अभी जो बहाली के नियम है, अभी जो कॉलेज शिक्षकों की बहाली होनी है जिस नियम के तहत, उसमें स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब बीए और एमए के रिजल्ट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। बीए के अंक के आधार पर नंबर दिए जा रहे हैं। एमए के नंबर के आधार पर आपको अतिरिक्त जो उसका लिए निर्धारित पॉइंट है वो उतना अंक प्रदान किया जा रहा है। बीए एमए उसके बाद पीएचडी के लिए आपको 30 अंक प्रदान किए जा रहे हैं। जो लोग पीएचडी हैं उनको 30 अंक मिलेगा। पब्लिश पेपर पर निर्धारित अंक हैं, उतने पब्लिश पेपर होने चाहिए तभी आपको अंक मिलेगा। सेमिनार वगैरह पर अलग से अंक है कि उतने सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य वगैरह में अलग से अंक की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नेट पास जीआरएफ पास उम्मीदवारों को अलग से अतिरिक्त अंक दिया गया है। जो लोग जीआरएफ पास हैं उन्हें 7 और जो लोग नेट पास हैं उन्हें 5 अंक अलग से दिया गया है। इंटरव्यू 15 नंबर का होता है। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि सारी डिग्रियां सभी के पास बराबर है, लेकिन जिसके पास नेट की डिग्री है वो आपसे 5 अंक सीधे ऊपर है, या अगर जीआरएफ की डिग्री है तो वो आपसे 7 अंक के साथ ऊपर है। तो यह 5 अंक 7 अंक का ग्रेस पूरे परिदृश्य को बदल देता है, पूरी पढ़ाई लिखाई को बदल देता है, चेंज कर देता है। तो यह नेट या जीआरएफ के आधार पर मिलने वाला 5 और 7 अंक जो है, यह आपके इंटरव्यू में 15 अंक जो मिलते हैं उसके साथ बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है आपका रिजल्ट होने या नहीं होने में। जैसे उदाहरण के रूप में माने कि 15 अंकों के इंटरव्यू में आपके और आपके सहपाठी को या दूसरे उम्मीदवारों को 10-10 नंबर मिले, या आपको 8 अंक मिला और उसे 10 अंक मिला, आप यहाँ उससे 2 अंक पीछे हैं। लेकिन अगर वो नेट नहीं है और आप नेट हैं तो आपका नेट का 5 अंक जोड़कर आप उससे 3 अंक और आगे निकल जाएंगे, और 3 अंकों पर 2 अंकों पर पूरा का पूरा रिजल्ट केंद्रित हो जाता है, पूरा रिजल्ट समाप्त हो जाता है। तो आप उससे काफ़ी आगे निकल गए। अगर कोई व्यक्ति अगर जीआरएफ या नेट नहीं है और इंटरव्यू में शामिल हो रहा है, तो इंटरव्यू में 15 नंबर में उसे 10 नंबर दिया जाए और आपको अगर केवल 6 अंक ही दिया जाए, फिर भी जीआरएफ के साथ आपका अंक अगर जोड़ा जाएगा तो 6 और 5 11 अंक, कुल 11 अंकों के साथ आप बहुत ऊपर निकल जाइएगा। इसलिए यह कहना कि वर्तमान समय में नेट की डिग्री का महत्व कम हो गया है, यह गलत है। नेट की डिग्री का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है और यह अधिक उपयोगी हो गया। आपके चयन में यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक अपनी बातों को रखते हैं। अगले परिचर्चा में हम लोग फिर इसके प्रथम प्रश्न पत्र पर परिचर्चा करेंगे। कि प्रथम प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कितने अंक आने चाहिए, अंकों का प्रश्नों की प्रकृति कैसे
बदल रही है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग फिर अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।